हेलो स्टूडेंट्स, बेटे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओहम्स लॉ। ठीक है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी आपने अप टू 10th क्लास तक आपने पढ़ा होगा ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ ओम इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस ओहम्स लॉ। और ओहम्स लॉ क्या कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में स्टडी किया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। कब ड्रिफ्ट करते हैं? जब हम उसे कोई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जब हम उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे हम कहते हैं कि करंट बन रहा है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इट मीन एज वी इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी इंक्रीज करेंगे, उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो करंट जो है वो ज्यादा बनेगा। एज सुन एज वी इंक्रीजिंग द पोटेंशियल तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस एंड the current is also increasing. So Ohms discover that the potential difference which we provide to the conductor V is directly proportional to the current. Potential difference is directly proportional to the current and proportionality sign को उड़ा के उसने यूज किया यहाँ पे एक नई क्वांटिटी R. That R is called the resistance. R is the constant. R is the constant and is called the resistance. Okay? तो ये जो R है, R is equal to V upon I. This is the relation for the resistance. अब ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है? क्लियर? रेजिस्टेंस क्या है कि एक ऑपोजिट फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से रोकती है। ठीक है, जैसे हमने स्टडी किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और वो उस कंडक्टर के आयंस और जो उसके एटम्स हैं उस कंडक्टर के उसके साथ टकराता है तो अपनी एनर्जी लॉस करता है। ठीक है, दैट लॉस ऑफ एनर्जी इज ड्यू टू दी रेजिस्टेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस एक ऑपोजिशन है विच रिड्यूस द करंट। तो इसकी जो डेफिनेशन है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंप्लाइज द ऑपोजिशन विच द कंडक्टर ऑफर्स टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। की जो रेजिस्टेंस है वो एक ऑपोजिशन जो है वो प्रोवाइड कराता है कंडक्टर को, तो और कंडक्टर जो है उस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से रोकता है। ठीक है, इट मीन जो रेजिस्टेंस है वो करंट की वैल्यू को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो इसका जो मेन कारण है, ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं, कि वो कौन सा मेटल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स नंबर 1, टाइप्स ऑफ कंडक्टर, हम कंडक्टर कौन सा यूज कर रहे हैं। नंबर 2, उस कंडक्टर की जो लेंथ एंड एरिया है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और जो थर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन है आयन के साथ, collision of electrons with ions और atoms, इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि जो रेजिस्टेंस है कि हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं कंडक्टर वो कौन सा यूज कर रहे हैं, उसकी लेंथ और एरिया कितना है, और collision ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द आयंस पे कैसा हो रहा है। ठीक है, तो ये जो लेंथ और एरिया का है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटे लेंथ है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। ठीक है,
इसे हम डेमोस्ट्रेशन के साथ जो है मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा आपको, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ कैसे है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया कैसे है। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ है, और जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना एरिया ज्यादा, सॉरी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जितना एरिया कम होगा उतना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो एक कोलिजन पे डिपेंड करता है। अब चलते हैं इसके यूनिट्स और डायमेंशंस की तरफ, कि जब भी हम कोई नई फिजिकल क्वांटिटी इंड्यूस करते हैं तो उसके यूनिट्स और डायमेंशंस हम लिखते हैं। तो जो रेजिस्टेंस है इसके जो यूनिट्स हैं वो हम ओहम्स लेते हैं, ओहम, और इसका जो सिंबल है वो ऐसे ओमेगा लेते हैं, ओहम। ओके, और इसकी जो रेजिस्टेंस की हम डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं बेटे, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो आता है दैट गिव्स द रेजिस्टेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस की जो डायमेंशंस हैं वो भी हम फाइंड करेंगे कि जो रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन करंट, और पोटेंशियल किसके इक्वल होता है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, और I इज द एम्पियर, इसे भी I लेते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायमेंशंस हैं वो हम क्या लेते हैं बेटे, न्यूटन पर कूलम, और D जो होता है वो डिस्टेंस इज इन मीटर, और I इज इन एम्पियर। और न्यूटन की जो डायमेंशंस हैं ml t-2, और कूलम की जो डायमेंशन है at -1, एंड मीटर की जो डायमेंशंस है l अपॉन एम्पियर। देन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ml t-2, a-1, t-1 and l upon ampere. Then it will become m1 l and l square, t-2 and t-3, ये ऊपर चला जाएगा a-2। This is the dimensions of the जो है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये था रेजिस्टेंस ओहम्स लॉ, और रेजिस्टेंस जो नया हमने कांस्टेंट जो फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ बनता है V और I का रेजिस्टेंस, वो बनता है हमारा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पोटेंशियल एंड करंट, VI कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। तो इसका जो मेन कॉज है, इसका जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसके कारण होता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है बेटे दैट इज ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द positive ions or the atom of the conductor. This is the main cause of the resistance. ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन एग्जाम में जो बेटे पूछा जाता है कि ये VI ग्राफ है और ये भी ऐसा ग्राफ है V एंड I। ठीक है, और इसका जो ये दो ग्राफ है VI कैरेक्टरिस्टिक्स के A एंड B, और इस साइड पे भी जो है वो दो स्लोप बनते हैं, वन इज B
ए और सेकंड इज दी बी ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों ग्राफ में से जो ए जो हमारा ग्राफ आ रहा है, ए कर्व आ रही है और बी आ रही है, इन दोनों में से किसका डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो वी एंड आई, ये आई एंड वी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, आपने इस बात का ख्याल रखना है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे आई है, आई एंड वी। इस केस में जो वी आई, वी इज परपेंडिकुलर, इस केस में जिसका जो स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है, जिस कर्व का जो स्लोप जो है वो ज्यादा होगा, उसका डिस्टेंस क्या होगा, वो ज्यादा होगा। ठीक है, और इस केस में इसके रिवर्स होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ये कैसे होगा, ये देखो कि ये मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है दैट इज ए θ1 और ये बड़ा एंगल है दैट इज ए θ2। ओके, और ये जो स्लोप है इसकी हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो यहां पे ये जो स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू tan θ1 किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें ये परपेंडिकुलर, इसे मान लेते हैं ओ, ये सी, परपेंडिकुलर आ जाएगा ए सी अपॉन ओ सी। ठीक है, तो ये जो ए सी की वैल्यू है दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ वी, दिस इज द V1 मान लेते हैं। और OC कितना है हमारे पास, OC जो है वो ये वैल्यू है, वो कितनी है, I1 मान लेते हैं। तो ये जो स्लोप है इज इक्वल टू tan θ1 दैट इज इक्वल टू AC कितना है हमारे पास, V1, और OC कितना है, OC इज द I1। सिमिलरली जो दूसरी ट्राइंगल हम बनाते हैं यहां पे, ये जो ये ट्राइंगल, ये पॉइंट डी लेते हैं, तो इसका जो स्लोप आएगा tan θ2 दैट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा, इसकी वैल्यू ये वाली वैल्यू है, ये हम ले लेते हैं, कितनी है V2, और इसका जो ये करंट है वो मान लेते हैं कितना है, I2OD। तो ये बन जाएगा BD अपॉन OD। तो tan θ2 इज इक्वल टू BD कितना है, BD इज दिस वन, ये वैल्यू कितनी है, V2 अपॉन OD, OD इज I2। ठीक है, और V अपॉन I है जो अभी हमने फाइंड किया, R इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, और इस स्लोप का हम जो रेजिस्टेंस है वो मान लेते हैं R1, और इसका मान लेते हैं कितना रेजिस्टेंस है, R2, दैट इज इक्वल टू R1 और दिस विल इक्वल टू R2। ठीक है, अब इस ग्राफ में देख रहे हैं आपकी जो θ2 है दैट इज ग्रेटर देन कितना है, θ1 है। ओके, तो जो tan θ2 है वो भी ग्रेटर देन होगा tan θ1। तो tan θ2 की वैल्यू कितनी है, सो θ2 इज R2, तो R2 जो है दैट इज ग्रेटर देन R1, जिसका स्लोप ज्यादा है, जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा है, दिस वन इज एंगल θ2, और उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा बेटे, ज्यादा होगा। वैसे भी आप देख रहे हो कि रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, वोल्टेज अपॉन आई, वोल्टेज अपॉन आई। तो इसमें जो जो ऊपर वाला जो हमारा ग्राफ आ रहा है, ओ बी जो कर्व आ रही है हमारे पास, उसकी जो वैल्यू है वी की वो ज्यादा है, और करंट की वैल्यू क्या है, कम है। वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है और करंट की वैल्यू कम है, यानी कि लार्ज वैल्यू अपॉन स्मॉल वैल्यू, देन आर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ज्यादा आएगी। ठीक है, और इस कर्व में हम देख रहे हैं जो सेकंड है, रेड वाली आप देख रहे हो, तो ये जो पोटेंशियल है वो स्मॉल पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू दी फर्स्ट पोटेंशियल। ठीक है, और उसका करंट ज्यादा है, पोटेंशियल कम है और करंट ज्यादा है, पोटेंशियल कम है, करंट ज्यादा है, इट मीन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या है, इस केस में है कि
ये है थीटा 1। तो इसका जो tan थीटा 1 बनेगा, tan थीटा 1 दैट इज इक्वल क्या बनेगा, इसे ले लेते हैं AC परपेंडिकुलर अपॉन OC, दैट इज tan थीटा 1 AC इज दिस वन, दिस इज लेट अस सपोज ये कितना है, इसे मान लेते हैं दिस वैल्यू इज V1। तो AC बन जाएगा V1, सॉरी दिस इज नॉट ए V1, दिस इज ए, दिस वैल्यू इज I, दिस इज I1। तो ये बन गया I1 एंड OC इज अलोंग द पोटेंशियल, और ये वैल्यू बन जाएगी हमारी V1, दैट इज V1। ठीक है, तो इसमें क्या है I1 अपॉन V1, I1 अपॉन V1 ये बन जाएगा हमारा 1/R। V upon I is R and I upon V is the R1। Similarly, सेकेंड केस में ये बन जाएगा tan थीटा 2 is equal to this one। ये वैल्यू मान लेते हैं, ये कितनी है, ये वैल्यू मान लेते हैं I2 है, तो ये बन जाएगा I2 अपॉन V2, और ये वैल्यू जो है दैट इज V2। I2 अपॉन V2, देन अगेन tan theta 2 is equal to I2 upon V2, that is equal to 1 upon R2। Okay, now and theta, this one is theta 2, theta 2 is greater than theta 1। Similarly, tan theta 2 is greater than tan theta 1, and tan theta 2 की वैल्यू कितनी है, 1 by R2 is greater than 1 by R1। जब इसे रिवर्स करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, R2 इज लेस देन R1। ठीक है, तो R1 किसका रेजिस्टेंस था, इसका था, और इसका कितना था, R2। ठीक है, तो IV कैरेक्टरिस्टिक्स में जिसका स्लोप जो है वो कम है, जिसका इंक्लिनेशन कम है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा R1। ओके, और जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इस बात का आपने क्या रखना है कि ये IV कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये VI कैरेक्टरिस्टिक है, कि V जो है वो अगर Y एक्सिस के अलोंग है, देन जिसका ज्यादा स्लोप है उसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, लेकिन अगर करंट अलोंग दी Y एक्सिस है तो वो उल्टा होगा। ठीक है, जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने बड़े ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का एक रिलेशन भी ड्राइव किया था। तो वो रिलेशंस क्या थे, वो रिलेशंस थे हमारे कि VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू EE अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन into torque, the relaxation time, and current and drift velocity के बीच में हमने एक रिलेशन फाइंड किया था, I is equal to NEA into drift velocity। ठीक है, अब हमने ओहम्स लॉ जो है बेटे वो ड्राइव करना है इस रिलेशन से, ओहम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला है बेटे वो है VD इज इक्वल टू EE अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू टॉर्क। ओके, और इसे नंबर 1 लगा देते हैं, और फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, I इज इक्वल टू NEA VD, I इज इक्वल टू NEA VD, तो यहां से VD की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। VD इज इक्वल टू I अपॉन NEA, और ये जो VD की वैल्यू है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो ये रिलेशन बन जाएगा I अपॉन NEA इज इक्वल टू EE अपॉन M इंटू टॉर्क। ओके, तो
यहां से I की वैल्यू I इज इक्वल टू एन ई इंटू ई स्क्वायर ए अपॉन एम इंटू टॉप। ओके, तो जो प्रीवियस हमने जो डायग्राम ड्रॉ की थी कि दिस इज ए कंडक्टर और इस कंडक्टर में यहाँ पे हमने पोटेंशियल दिया था पॉजिटिव, इसे हमने अटैच किया था किसी बैटरी के साथ और यहाँ पे चार्ज आ गया था नेगेटिव, और इसकी जो लेंथ ले रहे थे हम, उसकी लेंथ हमने ली थी बेटे एल ली थी। ठीक है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ था E, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव E। ओके, और अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच में डिस्टेंस L है, तो हमने एक पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला भी किया था बेटे। ठीक है, उसमें क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, और जैसे हम क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू V अपॉन डी भी लिखते हैं, और ये जो वैल्यू है E इज इक्वल टू V अपॉन डी, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि हमने ओहम्स लॉ ड्राइव करना है। तो ओहम्स लॉ जो है दैट इज द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट। सो करंट तो हमारे पास आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। सो E की वैल्यू जो है we know that V is equal to ED. Here V is the potential, or therefore E is equal to V upon D. D is the length. Sorry, इसे हम L लेते हैं, V upon L. तो substitute the value of E in equation 2. We get I is equal to N E square A upon M into torque, और साथ में जो E की वैल्यू है, E की वैल्यू कितनी है, V अपॉन L। सो V अपॉन L, सो वी कैन राइट इट E इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर A अपॉन एम एल इंटू टॉर्क इंटू V, और फ्रॉम हियर वी राइट इट V इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर A torque upon ml into V is equal to I, और यहाँ से V की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। V is equal to ml upon ne square A into torque into I, and this value is here. Look at m. M is a mass of the electron, that is constant. L is the length of the conductor, that is constant. N is the number of electrons, that is constant. E is the charge, A is the constant, and torque is the relaxation, जो average relaxation time है वो भी क्या होगा, constant होगा। ठीक है, अगर potential constant है तो। ठीक है, factors are constant। ठीक है, तो अगर all these factors are constant, then we can write it कि V is equal to some constant into I, और constant जब भी आता है, कब आता है, जब वहां पे हम कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन को उड़ाते हैं, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ये जो कांस्टेंट आ रहा है हमारे पास, दैट कांस्टेंट इज दी रेजिस्टेंस, ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास रेजिस्टेंस की। तो दैट कांस्टेंट जो लिख रहे हैं हम, दैट इज द रेजिस्टेंस। V इज इक्वल टू RI, ऐसे हम लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू RI, दैट कांस्टेंट इज R, और R की वैल्यू कितनी बन जाएगी इस इक्वेशन से, ml अपॉन ne स्क्वायर A इंटू टॉर्क। क्लियर? तो ये बन गया हमारा ओहम्स लॉ फ्रॉम द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो जो हमने इसके कॉजेस में लिखा था कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इस इक्वेशन से भी हमने उसे प्रूव कर दिया कि अगर लेंथ इंक्रीज होगी, मास तो इलेक्ट्रॉन्स का सेम रहेगा। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डेरिवेशन ऑफ द ओहम्स लॉ फ्रॉम द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये R की वैल्यू हमने ड्राइव की है, दैट इज R इज इक्वल टू ml अपॉन ne square A into torque. This is the resistance. So m is the mass of the electron and n is the number of electrons.
इज द चार्ज ए एंड टॉप दिस वन। ओके, तो आर जो है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल भी आ रहा है और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया भी आ रहा है। ठीक है, इस रिलेशन से। ओके, अब ये जो रेजिस्टेंस है इसका सिंबल क्या है? सिंबल ऑफ द रेजिस्टेंस, सिंबल सिंबल बेटे जैसे हमने कैपेसिटर्स के किए थे कि टू टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स किए थे हमने, वन इज द कांस्टेंट और जिसकी कैपेसिटेंस कांस्टेंट होती है, और दूसरा है कि जिसकी कैपेसिटेंस वेरी करती है। सिमिलरली जो रेजिस्टेंस है ये भी हमारे पास जो सिंबल है इसका वो हम जो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे इसके वो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द रजिस्टर। जो डिवाइस है दैट डिवाइस इज कॉल्ड द रजिस्टर। ओके, रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस तो ये बनता है हमारे पास, जिसकी रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, दैट कांस्टेंट। और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी जो रे डायग्राम्स बनाएंगे हम नेक्स्ट सर्किट्स की, तो दैट इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। और ऐसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरिएबल रजिस्टर। तो दिस इज द सिंबल्स ऑफ द रजिस्टर्स। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द, इसके बाद बेटे नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम बेटे रो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या है? अगर हम इस रिलेशन को देखते हैं, ठीक है, तो इस रिलेशन से हमने ये फाइंड किया कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एल आर। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया। ठीक है, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एल अपॉन ए। ओके, तो ये जो कांस्टेंट है, अब हम इस कांस्टेंट को रिमूव कर प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे और यहाँ पे कांस्टेंट यूज करेंगे एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड दी रेजिस्टिविटी। इस रो इज कॉल्ड दी रेजिस्टिविटी। ओके, तो अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, we know that R is equal to ml upon ne square a into torque। तो ऐसे अगर मैं ऐसे लिख लूं ne square into torque into क्या आ जाएगा n upon a। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और हमने ऐसे इसको लिख लिया। तो अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, तो ये जो रो की वैल्यू है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टॉर्क आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास रेजिस्टिविटी की। ओके, अब जो रेजिस्टिविटी है उसका जो एग्जैक्ट फार्मूला बनेगा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ओके, दिस इज द फार्मूला फॉर द रेजिस्टिविटी। ओके, तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल था और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है वो देखो कि रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए
और रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रही है, एल आ रही है। ओके, तो ये जो रेजिस्टिविटी है इसे हम बेटे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसका बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ जो रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट इसको डिस्कस करते हैं। तो रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एल होती है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। नाउ इसके जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ द रेजिस्टिविटी, यूनिट्स आर के यूनिट्स क्या है, दैट इज द ओम्स, एरिया इज इन ए मीटर स्क्वायर and length is in a meter. Meter cancels and this is called the ohm meter, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ohm meter। क्लियर? तो इस रिलेशन से आप इसकी डायमेंशन जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ओम्स ही हमने निकाली थी, उसके साथ एक एल की डायमेंशन और आ जाएंगी, तो ये बन जाएंगे हमारे पास किसकी डिमेंशंस, रेजिस्टिविटी की डिमेंशंस बन जाएंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमने रेजिस्टिविटी का जो रिलेशन फाइंड आउट किया बेटे कि रेजिस्टिविटी जो है वेरी कॉमन क्वेश्चंस हैं, जो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है that is rho is equal to m upon n e square into tau का है। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, द फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टिविटी, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टिविटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बड़े ये, फैक्टर इफेक्टिंग दी रेजिस्टिविटी। अब ये देखो रेजिस्टिविटी जो है उसमें तीन जो है फिजिकल क्वांटिटीज आ रही हैं, दैट इज द मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द टॉर्क। ठीक है, इट मीन जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो कांस्टेंट होगा, वो तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का, ई की वैल्यू वो भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, कि जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है एम ई, mass of electron that is a constant, और चार्ज जो है वो भी क्या है, वो भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है। तो किस पर डिपेंड करती है, जो रेजिस्टिविटी है दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर वन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन कि हम मटीरियल कौन सा यूज कर रहे हैं, नेचर ऑफ मटीरियल पर, ठीक है, नेचर ऑफ मटीरियल। और सेकंड जो फैक्टर आ रहा है एन कहेंगे। ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, उतनी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ओके, और सेकंड जो है रेजिस्टिविटी वो किस पे डिपेंड करती है, रिलैक्सेशन टाइम पे, टॉर्क। अब रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा होगा तो फिर रेजिस्टिविटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। जितना रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर पॉइंट। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टिविटी बाय द टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टिविटी। देखो यहाँ पे इसका आंसर है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि टेम्परेचर इफेक्टिंग जो है, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या कंसेप्ट था कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और नंबर ऑफ जो कोलिजन्स हैं वो ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर पॉइंट। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजिंग। क्लियर। तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजिंग
तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी टकराएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। सेम इज हियर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on resistivity, effect of temperature on resistivity. Now the answer is, if the temperature of the resistance of the conductor is increasing, if the temperature of the conductor is increasing, then the number of collisions is also increasing. If the number of collisions increasing, then the relaxation time is decreasing. Relaxation time is decreasing. If the relaxation time is decreasing, then the resistivity is increasing. Resistivity is increasing. So the answer is, if the temperature of the conductor is increasing, then the resistivity of that conductor is also increasing. Clear? And the factor on which the resistivity depends, that is the nature of material, the number of electrons, or second is the relaxation time and the effect of the temperature. So बेटे आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस हम कैसे इंक्रीज करना, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी कि करंट की वैल्यू को हम डिक्रीज करना चाहते हैं, तो करंट को डिक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, और साथ में हम जैसे जी हमने जो रेजिस्टिविटी पढ़ी है, रेजिस्टेंस स्टडी किया है, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को डिक्रीज करता है, रेजिस्टिविटी क्या है, दैट इज द अपोजिशन ऑफ द करंट। सिमिलरली जब हम रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट की वैल्यू को डिक्रीज करता है, अब हमने इंक्रीज करनी है वैल्यू, उसे क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। तो बहुत सारे आगे जो नई क्वांटिटीज है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और साथ में साथ हम बटे वो जो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का जो कॉन्सेप्ट है उसे भी हम जो है वो प्रैक्टिकली जो मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा, और साथ ही जो रेजिस्टेंस है वो कैसे होते हैं सर्किट में, कहाँ कहाँ लगे होते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको लाइव जो है वो रेजिस्टेंस के जो है वो दिखाऊंगा डेमोन्स्ट्रेशन। सो आज के लिए बस इतना ही। सो इस वीडियो को अच्छी तरह करना बेटे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो है इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड जो है वो हमारे टॉपिक है। सो आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।